दोस्तों, छात्रों और सरकार के बीच में टकराव बढ़ता जा रहा है और दिल्ली की ताज़ा स्थिति इस वक्त ये है कि एक तरफ जंतर मंतर पर छात्रों की भीड़ बहुत तेजी से बढ़ रही है और दूसरी तरफ मोदी सरकार देश भर से पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस दिल्ली बुला रही हैं और इस वक्त संसद के चारों तरफ छावनी जैसा दृश्य, चप्पे चप्पे पे फोर्स है। उधर जम्मू कश्मीर से खास किस्म की बख्तर बंद गाड़ियां, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स पुलिस की, उनको दिल्ली लाया जा रहा है, इस तरह की खबर चल रही है। और ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये दिल्ली से सटे गुड़गांव में मनेसर कुंडली रोड का है, जहां बख्तर बंद गाड़ियां, बुलेट प्रूफ गाड़ियां भारी संख्या में दिल्ली की ओर आ रही हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दरअसल टेररिस्ट ऑपरेशन में जहाँ क्रॉस फायरिंग होती है वहाँ पर इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। अब इन बख्तरबंद गाड़ियों को जम्मू कश्मीर से क्यों लाया जा रहा है, इसके पीछे इरादा क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब बड़ा सवाल ये है कि जंतर मंतर का अगला प्रोटेस्ट, जो नेक्स्ट प्रोटेस्ट है जिसकी बात हो रही है, क्या वो प्रोटेस्ट सरकार और छात्रों के बीच एक बड़ा शक्ति परीक्षण होगा? अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल रात से हम छुटपुट हिंसा देख रहे हैं। कल रात भी आंसू गैस के गोले जो है वो पुलिस फोर्स ने दागे, छात्रों पर पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ। आज सुबह भी कुछ नज़ारा ये देखने को मिला गुरुद्वारा रकाबगंज के पास, जो जंतर मंतर से कुछ दूरी पर, यानी कहीं ना कहीं हिंसक घटनाएं हो रही हैं। उधर आज प्रधानमंत्री मोदी ने 1.25 महीने बाद छात्रों के आंदोलन पर पहला बयान जारी किया, यानी 1.25 महीने बाद उनकी नींद आज टूटी है। और इस बयान में उन्होंने पेपर लीक की तो बात की है, पेपर लीक की तो बात करी है, लेकिन असली बात नहीं की, यानी धर्मेंद्र प्रधान को वो हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, इस्तीफा लेंगे, जांच होगी, इस पर नरेंद्र मोदी साइलेंट थे और इसी से छात्रों का गुस्सा और बढ़ा और संसद में तो हंगामा ही हंगामा देखने को मिला। मोदी के बयान पर जो हंगामा मचा है उस पर तो मैं बाद में बात करूंगा, आगे बात करूंगा, लेकिन पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि जंतर मंतर इलाके को, जंतर मंतर संसद, ये जो सेंट्रल दिल्ली का इलाका है जहाँ मोदी का घर भी है, दफ्तर भी है, इस इलाके को पुलिस, या यूं कहूँ सीधे गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे इलाके को छावनी क्यों बनाना चाहते, कैंटोनमेंट क्यों बनाना चाहते, इसको एक सैनिक इलाके की शक्ल क्यों दे रहे हैं, क्यों इतनी फोर्स मंगाई जा रही कि आगे चलकर इस छात्र आंदोलन को लाठी के बल पर, पुलिस के बल पर, दमन के बल पर दबाना चाहती है सरकार। अब देश के जाने माने अखबार इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट खबर देखी जिसपे कहा जा रहा है कि एज प्रोटेस्ट स्वेल, जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है छात्रों का, 30 मोर कंपनीज ऑफ सेंट्रल फोर्सेस ऑन वे टू दिल्ली, 30 से ज़्यादा कंपनी सेंट्रल फोर्सेस की, अर्धसैनिक बलों की दिल्ली बुलाई जा रही है। और ये फैसला किसने लिया? ये फैसला यूनियन होम मिनिस्ट्री ने लिया, अमित शाह ने फैसला लिया है। और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो कॉकरोच पार्टी का छात्रों का आंदोलन चल रहा है उसको लेकर ये डिप्लॉयमेंट हो रहा है। और ये डिप्लॉयमेंट 27 तारीख से पहले, आफ्टर एग्जामिनिंग द मैटर, द मिनिस्ट्री डिसाइडेड टू मेक अवेलेबल 30 कंपनीज टू दिल्ली पुलिस विद इमीडिएट इफेक्ट अंटिल 27। और सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन 45 कंपनी सेंट्रल फोर्सेस की जंतर मंतर और संसद के चारों तरफ रहेंगी। तकरीबन 4,500 से 5,000 जो है आप कह सकते हैं जवान होंगे। और इसमें सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ की 24 कंपनी हैं, 15 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स की है, इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी है, यानी बीएसएफ है जो बॉर्डर पे तैनात रहती है हैवी हथियारों के साथ। इसमें इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस है जो चाइना और लद्दाख बॉर्डर पे रहती है या उत्तराखंड चाइना बॉर्डर पे रहती है। और इसके अलावा सशस्त्र सीमा बल, उसकी भी कंपनियां वहाँ पर होगी। तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से जंतर मंतर के चारों तरफ पुलिस ही पुलिस दिखेगी, पैरामिलिट्री ही पैरामिलिट्री दिखेगी।
अब दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर में है, जितनी भी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ वगैरह, ये सब भी अमित शाह के अंडर में, गृह मंत्रालय ही उन्हीं का है। तो ये तो गृह मंत्री अमित शाह का बंदोबस्त, इंतज़ाम है छात्रों के लिए, वो मैंने आपको बताया, उसकी कुछ झलकी दिखाई आपको। अब ज़रा शाह साहब के जो साहेब हैं उनकी बात कर लेते हैं, मोदी जी की। मोदी जी ने आज अचानक एक ट्वीट किया, अपना बयान जारी किया, और इस बयान में उन्होंने कहा, मोदी जी ने, कि भाई देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता है। वो तो आपने देखा था 20 जुलाई को। उसके बाद वो पेपर लीक का जिक्र करते हैं कि उनकी दोषियों को हम जल्द से जल्द सज़ा देंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, और ये भी कहते हैं कि साहब हम जो विद्यार्थी हैं इनकी हितों की पूरी सुरक्षा करेंगे। एक लंबा चौड़ा उन्होंने बयान जारी किया मोदी जी ने, लेकिन कहीं भी, मैंने शुरू में कहा था, धर्मेंद्र प्रधान का कोई जिक्र नहीं, जो छात्रों की डिमांड्स थी उसका कोई जिक्र नहीं, कोई माफ़ी नहीं, जो लाठी चली बच्चों पे उसका कोई जिक्र नहीं, कोई अपॉलॉजी नहीं, और जो डिमांड्स और भी रखी गई जैसे कंपनसेशन देने की छात्रों को, उसका भी कोई जिक्र नहीं। यहाँ तक कि जो छात्र घायल हुए अस्पताल में हैं उनके लिए भी एक शब्द मोदी जी ने नहीं कहा। अब दोस्तों यहाँ एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मोदी जी का इस वक्त जो मिजाज है, उनका जो मूड है, अप्रोच है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो धर्मेंद्र प्रधान को हटाएंगे, ऐसा नहीं लगता। उसकी वजह, कल मैंने जो वीडियो दिखाया था आपको, उसमें मैंने बताया था कि धर्मेंद्र प्रधान को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, वो आगे की योजना शिक्षा मंत्रालय की बना रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। कल उन्होंने शिक्षा मंत्रियों के साथ एक मीटिंग करी दिन भर, और उनको इंस्ट्रक्शन देते रहे कि अगस्त में क्या करना है, सितंबर में क्या करना है। और आज पार्लियामेंट में उन्होंने सांसदों के साथ मीटिंग करी उड़ीसा के, और वहाँ पर जो शिक्षा के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको रिव्यू किया। जाहिर तौर पर अगर कोई मंत्री मंत्रालय के काम कर रहा है, आगे का उसको काम दिया जा रहा है, इसका मतलब सरकार उसको हटाना नहीं चाहती है। इससे तो यही जाहिर होता है, और शायद इसीलिए संसद में ज़बरदस्त हंगामा रहा, और राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, इन्होंने एक तरह से संसद ठप कर रखी है। एक ही मांग है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, कि पहले इस्तीफा दीजिए फिर हम बहस करेंगे। उधर ये जो छात्रों का आंदोलन है, बच्चों का आंदोलन है, उसके जो आप कह सकते हैं वन ऑफ द लीडर्स हैं आशुतोष रानका, इन्होंने भी कहा कि भाई आंदोलन रुकेगा नहीं, आपको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना ही पड़ेगा। तो बच्चों की बात भी सुन लीजिए। पेपर लीक को अगर आप रोकना चाहते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लेकर आइए, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। अब दोस्तों ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी प्रेशर में, प्रधानमंत्री बेहद प्रेशर में, उनकी जो चेहरे की जो हवाइयाँ हैं उड़ी हुई हैं, आप चेहरा देख के बता सकते हैं कि किस स्थिति में नरेंद्र मोदी, कितने टेंस हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतना टेंस होने के बाद, प्रेशर में आने के बाद, जहाँ हर तरफ जो है मोर्चेबंदी हो रही मोदी के खिलाफ, और बच्चे ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, इतना गुस्सा है, सीधे सीधे गालियाँ दे रहे हैं। मुझे लगता है बच्चों को भी थोड़ा इससे कहीं ना कहीं रेसिस्ट करना चाहिए। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को क्यों नहीं हटा रहे, असली कारण क्या है, भीतर क्या चल रहा है पार्टी में, इस पर मैं आज बात करूँगा। और ये भी बात करूँगा कि ये जो टकराव है छात्रों का, जहाँ भीड़ बढ़ती चली जा रही है, और अगला प्रोटेस्ट में आशुतोष रानका ने कहा था कि मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स विल कम, पूरे देश भर से आएंगे। ये स्थिति बहुत ही विकट होगी अगर लाखों लाख छात्र संसद को घेर लेते हैं। बहुत अच्छा नहीं होगा ये, क्योंकि जिस तरह की हिंसा हो सकती है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये टकराव कैसे, ये जो गतिरोध है, ये कैसे ख़त्म हो सकता है, मामला पेचीदा है, ख़त्म कैसे हो सकता है। अब ये सवाल बड़ा मुश्किल सा है, इसलिए आज बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट विनोद शर्मा 45 बरसों से दिल्ली की सरकार को देख रहे हैं, केंद्र सरकार को। हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर रहे बरसों बरस, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और लोग उनको सुनते हैं। एक बार विनोद शर्मा को सुनिए और उनसे समझने की कोशिश करिए कि मामला कितना उलझता चला जा रहा है। विनोद जी, जो मेरा पहला सवाल है, 1.25 महीने बाद प्रधानमंत्री यानी प्रधान सेवक मोदी ने पहली प्रतिक्रिया दी, और उसमें उन्होंने कहा है कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, विद्यार्थियों के जो इंटरेस्ट है उनको हम सेफगार्ड करेंगे, और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन कहीं भी
जो युवाओं की मांग है, डिमांड्स है, उसका कहीं जिक्र नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का कहीं जिक्र नहीं है कि कोई एक्शन होगा कि नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि डरते डरते, घबराते घबराते मोदी ने 4 लाइन लिख के सोचा कि बस ठीक है, यही बहुत है? ये मोदी जी का मिजाज है। मोदी जी अपने टर्म्स पे चाहते हैं सब कुछ। देखिए, बात यह है, जो भी सत्तारूढ़ होता है ना, उसके दिमाग पे सत्ता चढ़ जाती है और ये भूल जाता है कि राजनीति में सबसे बड़ा गूढ़ मंत्र है स्टूप टू कॉन्कर, झुक के लोगों के दिल जीतो। ओके। और जब सत्ता झुकती है तो लोगों की नजरों में उसका कद बढ़ता है। मोदी जी पहला लेसन राजनीति का भूल गए और इतने दिन मौन रहने के बाद उन्होंने कहा मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाऊंगा। जो लोग पेपर लीक के जिम्मेदार है उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे और उनको जल्दी से जल्दी सजा होगी। मोदी जी, आप ट्रेडमिल पे चल रहे हैं और जो इस देश का युवा है वो बहुत आगे निकल चुका है। जहां तक उसके रिजॉल्व की बात है, उसकी कमिटमेंट की बात है और एक तरह से उसकी हठधर्मिता की बात कर लीजिए। वो जी। चाहते हैं सबसे पहले हमारे शिक्षा मंत्री त्यागपत्र दें अपना, वहां से वो अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं टॉप से। आप अकाउंटेबिलिटी नीचे से शुरू करना चाहते हैं। जो युवा है इस बात के लिए राजी नहीं होगा। एक चीज मैं विनोद जी जानना चाह रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान इतने इंपॉर्टेंट हो गए मोदी के लिए कि वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। बल्कि मैंने खबर भी करी इसकी कि धर्मेंद्र प्रधान को लगातार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि वो फ्यूचर प्लानिंग करें। शिक्षा मंत्रालय अगस्त में क्या करेगा, सितंबर में क्या करेगा। कल उन्होंने बकायदा दिन भर मीटिंग्स ली, शिक्षा मंत्री जो बाकी प्रदेश के थे, इंस्ट्रक्शन दिए सेक्रेटरी को। तो मुझे तो लगता नहीं है कि जिस आदमी को आपको हटाना है, इस्तीफा लेना, उसको आप और काम दे रहे हैं आगे का। तो धर्मेंद्र प्रधान को लेकर मोदी जी इतना ज्यादा पोसेसिव क्यों है? ऐसी क्या वजह है? क्योंकि पहले तो उन्होंने कई मंत्रियों को हटाया, मुख्यमंत्री तक के इस्तीफे हो गए उत्तराखंड में एक के बाद एक। गुजरात में तो सारी कैबिनेट से इस्तीफे ले लिए। तो इस्तीफा खुद तो से मोदी किया, लेते हैं, धर्मेंद्र प्रधान का क्यों नहीं ले रहे? किसी के कहने पे नहीं लेते, क्या? किसी के मांगने पे नहीं देते इस्तीफा ना ओहो। दिलवाते हैं। आप समझिए, ये है इनका लोकतंत्र में आस्था। ये आस्था है मतलब इनकी मोदी लोकतंत्र। अपनी मर्जी पर लेते हैं, किसी के कहने पे इस्तीफा नहीं लेते? नहीं नहीं, इसीलिए बहुत से लोग भाजपा में मानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की तो नौकरी पक्की हो गई, क्योंकि सब कोई उसका इस्तीफा मांग रहे हैं, राहुल गांधी समेत। लेकिन नौकरियां राजनीति में जनता की आस्था के चलते पक्की होती हैं। जी। आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं हटा रहे उनको। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो जो आदमी अक्सर चुप रहता है उसने भी मांग लिया। नवीन पटनायक ने, उड़ीसा का जो बड़ा नेता है आज भी, भले ही वो विपक्ष में बैठा हो, उसने भी कहा है कि रिजाइन करना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को। जी। क्यों नहीं मांग रहे? आप देखिए, जो राइट है ना, रिलीजन, जो हमारे देश में पॉलिटिकल राइट है, जिसको कि दक्षिणपंथी कहते हैं, दक्षिणपंथी और वामपंथियों में एक चीज कॉमन है, वो अपना प्रभुत्व जो है शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में चाहते हैं। और जो आज का रिलीजियो पॉलिटिकल निजाम है हमारे देश में, वो चाहता है कि शिक्षा में उसका प्रभुत्व बना रहे। जगह जगह उन्होंने अपने शिक्षा क्षेत्र में प्यादे बैठाए हुए हैं, भले ही वो वाइस चांसलर हो, भले ही वो प्रोफेसर हो, भले ही वो लेक्चरर हो, भर दिया है, पूरा क्षेत्र भर दिया है अपने लोगों से। भले ही उनमें कोई ऐसी उनके पास वो सेरेब्रल, प्रधान आरएसएस से जुड़े हुए हैं सीधे सीधे, और प्रधान आरएसएस से जुड़ा हुआ है। और आपका मानना नहीं हटाएंगे? मुझे अपने देखिए, जब तक सरकार पे नहीं बनाएगी नहीं हटाएंगे। और नहीं हटाएंगे। जब तक इनके सहयोगी, इनके जो अलाइज हैं, देखिए अलाइज के कान भी तो जमीन पे लगे होंगे। नायडू हैं, बाकी अलायंस कब टूटती नीतीश है? अलायंस कब टूटती है दीपक? अलायंस जब टूटती है जब अलायंस पार्टनर्स को जमीन से आवाजें आनी शुरू हो जाएं कि भैया भागो यहां से, यहां मत रुको। अब यहां पर आपका जो है मुस्तकबिल, आपका फ्यूचर डार्क हो चुका है। और ये आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी इनके अलायंस पार्टनर्स को भी जल्दी ही।
और मैं जल्दी। तो इसीलिए विपक्ष क्यों इस पे इतनी तरजीह दे रहा है, इसलिए दे रहा है कि जो टीएमसी वाले निकल के टीएमसी से 20 सांसद गए हैं। 20 सांसद जो एक नई पार्टी में जिसका किसी ने नाम ही नहीं सुना था वहां बैठे जी। हुए थे, और दूसरा जो यहां से निकल के गए हैं, यूबीटी उद्धव से निकल ठाकरे। के गए, उद्धव ठाकरे ग्रुप से निकल के गए हैं, आपसे निकल के गए हैं। तो इन सबको अब एहसास हो रहा कि हमने गलत टाइम पे गलत पार्टी ज्वाइन कर ली, गलत अलायंस ज्वाइन कर ली। ये भी मैसेज विपक्ष देना चाहता है इनके सहयोगियों को। जी, एक चीज और जानना चाह रहा था सर, क्योंकि आप तो इतनी सरकारें आपने देखी हैं, वो चाहे राजीव गांधी की हो, नरसिम्हा राव की हो, वाजपेयी की हो, मनमोहन सिंह की हो, 40-50 साल से आप सरकारें दिल्ली की देख रहे हैं। अब इस वक्त जिस क्राइसिस में मोदी खड़े हैं, क्योंकि आज तो उन्होंने बयान भी जारी कर दिया, ठीक है, आपने कहा मिजाज है मोदी का, ना माफी मांगेंगे ना किसी के कहने पे इस्तीफा स्वीकार करेंगे अपने मंत्री का। बट इस क्राइसिस को कैसे हल किया जा सकता है, क्योंकि मुझे चिंता इस बात की है कि हजारों हजार जो छात्र थे वो लाखों लाख छात्र हो रहे हैं, हर जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। इस देश में 100-150 जंतर मंतर हैं हर शहर में। इस समस्या से अब कैसे निपटा जा सकता है? क्या सरकार को क्या करना चाहिए, छात्रों को क्या करना चाहिए, छात्र क्या करें, सरकार क्या करें कि कोई समस्या का हल निकले? आज के दिन लाख टके की सलाह जो मोदी जी को होगी, और मैं दे रहा हूं इसलिए कि मैं चाहता हूं कि इस कठिन समस्या का निवारण हो और हमारे विद्यार्थी, हमारे छात्र लोग आश्वासित हों कि सरकार उनके लिए भी और उनके बारे में भी सोचती है और उनके सामने झुक सकती है। धर्मेंद्र प्रधान अपने आप से इस्तीफा दे दे। ओके। देखिए, दूसरा गूढ़ मंत्र भारत की राजनीति का है कि रिनंसिएशन ऑफ पावर, सत्ता का परित्याग, उसकी भारत की लोगों की साइकी में, उनके मानस में बड़ी अहमिकता है, बहुत अहम है वो। अगर वो स्वयं से दे देते हैं, खुद से क्यों नहीं शहीद हो जाते पूरी सरकार को शहीद बनाने के बजाय? अभी तक कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग एजुकेशन मिनिस्टर दूसरा होता तो स्वयं से रिजाइन कर देता, कहता कि मुझसे नहीं देखा जा रहा है, ये मैं दोषी नहीं हूं पर फिर भी मुझसे नहीं देखा जा रहा है कि ये जो छात्र जिस कठिन परिस्थिति में है और गुजर रहे हैं, जिस पेन से, जिस दर्द से गुजर रहे हैं, मैं उनको बचाना चाहता हूं, इसलिए मैं जाता हूं, और अगर मेरे जाने से समाधान निकलता है तो निकालिए। ये कह दें अपने मंत्री को, खुद ना भेज, खुद आपकी प्राइड भी रह जाएगी, आपकी दम्भ भी रह जाएगा, जनता का भी, जनता के घाव पे भी मरहम लगेगा। लेकिन इसको करने के लिए स्टेट्समैनशिप चाहिए होती है। वो स्टेट्समैनशिप किसी में आज की सरकार में मुझे नजर नहीं आ रही। मतलब आप कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही एकमात्र है, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि इस्तीफा बड़ा मुश्किल है। मान लीजिए अगर नरेंद्र मोदी तैयार नहीं होते और ये क्राइसिस बढ़ती जाती है, तो फिर आगे आप क्या देख रहे हैं? महीने भर बाद आप कहाँ स्थिति देख रहे हैं? 15 दिन बाद कहाँ देख रहे हैं? अगर दिल्ली में और भी बड़ा प्रोटेस्ट हो गया, क्योंकि कल मैं सुन रहा था आशुतोष रानका जो उनके मुख्य प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा प्रोटेस्ट, वो मिलियंस होंगे उसमें, मतलब 20 गुना ज्यादा बड़ा वो प्रोटेस्ट होगा। 20 जुलाई को तो आपने ट्रेलर देखा है। तो अगर बहुत बड़ा एक आंदोलन होता है, फिर क्या स्थिति रहेगी? क्या टकराव और बढ़ेगा? देखिए, एक बार जब वियतनाम की लड़ाई हो रही थी तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक एडिटोरियल लिखा था that there is no single superpower in the world today. जी। There are two superpowers, the United States of America and the civil society of United States. सिविल सोसाइटी जो होती है जब सड़क पे उतरती है तो सुपर पावर हो जाती है वो। हमने नेपाल में होते हुए देखा, हमने बांग्लादेश का नहीं दे बांग्लादेश देखा हमने। जब जनता सड़क पे उतरती है तो फिर जनता अपनी बात मनवा लेती है, और वो जनता अगर वो वॉयलेंस को रिजॉर्ट नहीं करती है। देखिए, जंतर मंतर पे ये कहा कि बड़ी वॉयलेंस हुई, लेकिन बहुत से ऐसे भी वर्जन्स है, ऐसे भी नरेटिव्स है कि वहां पर जो पत्थरों से भरे हुए ट्रक किसने लाके खड़े किए, वहां पर सफेद पोश किन्होंने खड़े किए डंडों को लेकर। देखिए, ऐसा है, छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं, आप अगर आप कर रहे हैं
तो आपने दूसरों की गलतियों से नहीं सीखा। एक परिपक्व पॉलिटिशियन दूसरों की गलती से सीखता है। नहीं, मेरा सवाल था कि अगर नहीं मानते, आप ही कह रहे हैं कि मिजाज उनका ऐसा है, अगर नरेंद्र मोदी रिजिड रहते हैं, झुकते नहीं हैं, और यही उनका स्टैंड रहता है कि हम धर्मेंद्र प्रधान को हटाएंगे नहीं, हम बहुत ज्यादा झुकेंगे देखिए, नहीं, अगर अगर नहीं हाँ ये नहीं मानते तो आज के दिन ये पॉलिटिकल सुसाइड होगी। ये पॉलिटिकल सुसाइड होगी आज के दिन, मोदी के अगर लिए। नहीं मानते। सरकार के लिए, हम मोदी जी पे क्यों जाएं, हम कहेंगे सरकार के लिए पॉलिटिकल सुसाइड है। तो इससे बचना चाहिए। कोई भी सरकार को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। सवाल सिर्फ एक है कि आप शिक्षा मंत्री बदलो, और जो लोग, और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का सवाल है, जी जी प्रोपराइटी का सवाल है। राजनीति में प्रोपराइटी जो होती है वो बड़ी महत्व रखती है। एक और चीज, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का व्यवहार, उनका अपना मिजाज, उनकी अपनी पर्सनालिटी में नहीं झुकते हैं वो, लेकिन अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियंस हैं, मोहन भागवत हैं आरएसएस के चीफ, ये तो मोदी जी को सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई मोदी जी, ये संकट की घड़ी है, देखिए बाहर ये, तो क्या कोई सजेशन देने की भी स्थिति में नहीं है आरएसएस में, बीजेपी में? एक कहावत और है अंग्रेजी में, हु विल बेल्ट अ कैट। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? कौन सा चूहा बांधेगा बिल्ली के गले में मतलब घंटी? सब चूहे हैं? उनके मुकाबले तो चूहे ही है। अब मोहन भागवत भी? अभी तक तो चूहे बन के ही बैठे हुए हैं। मोहन भागवत जी ने एक भी बयान दिया है क्या छात्रों के बारे में? दिया है क्या? अब बता दो मुझे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लेके बैठे हुए हैं, तरह तरह के संगठन है विद्यार्थियों के, आरएसएस के, पाठशालाएं चलाते हैं। एक भी बयान दिया उन्होंने क्या? क्योंकि जो कुछ हो रहा था वो संघ के एजेंडा के तहत ही हो रहा था शिक्षा क्षेत्र में, ऐसा आरोप है। लास्ट क्वेश्चन एक और है, जो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें था कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया, सारे चैनल अखबार मोदी जी के साथ हैं, जो जुडिशरी है, चीफ जस्टिस उनके लिए बैटिंग कर रहे हैं, सूर्यकांत, इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन मशीनरी है वहाँ पर ज्ञानेश गुप्ता हैं, वो मोदी के ही इशारों पे हैं, तो एक और जो कॉरपोरेट है, जो जहाँ पैसे की ताकत है, अंबानी है, अडानी, वो उनके सब बेल्ट के नीचे हैं। तो उनका कहना था कि ये जो मसला है, ये 15-20 दिन के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा, महीने भर के बाद, और मोदी का सिस्टम फिर एक्टिव हो जाएगा। तो क्या ये वजह है कि मोदी सरवाइव करते रहेंगे, या फिर आपने कहा कि जनता ही सुपर पावर है? जनता ही सुपर पावर है। ये जो मसला पैदा हुआ है जिसपे कि सरकार जो है कोई भी सेंसिटिविटी, संवेदना नहीं दिखा रही है, उसके चलते सरकार की तो जो मीडिया, कॉरपोरेट, जुडिशरी नहीं बचा पाएगी इनको? सुनिए, जो सरकार की पैंट है, जो भारत की बहुत वोकल मिडिल क्लास है, उसमें जो पैंट है वो बहुत वीकन हुई है। सबसे ज्यादा जब इलेक्शन नहीं होते, सबसे ज्यादा शोर, सबसे ज्यादा आवाजें किनकी सुनाई देती हैं? मध्यम वर्ग के लोगों की सुनाई देती है ना। वो सक्षम होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, बोलते भी हैं, प्रखर भी होते हैं, उनकी आवाजें नहीं सुन रहे हैं। और अगर आप उनकी अवहेलना कर रहे हैं तो आपको कोई उद्योगपति, कोई जुडिशरी, कोई और संस्था बचाने में सक्षम नहीं मीडिया। होगी। देखिए, मीडिया की क्या हालत है। ये जितने भी बड़े बड़े चेहरे टीवी पे आते हैं, इनमें से कोई गया है क्या वहां पर जंतर मंतर? एक को छोड़कर, राजदीप गया था, उसको छोड़कर, और वो बैलेंस्ड है कई मामलों में, लेकिन और कोई गया क्या? सारे यूट्यूबर जा रहे हैं, आप जैसे लोग जा रहे हैं, हम जैसे लोग जा रहे हैं, और लोग जा रहे हैं। ये लोग जा ही नहीं सकते, क्योंकि इन जिनके मन में चोर होता है वो आगे नहीं जा सकता। ऐसे ऐसे इश्यूज में वहां पर अपना चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं कर सकता। जी। विनोद शर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट, 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों इन्होंने कही। एक तो इन्होंने कहा कि जनता ही सुपर पावर है, और जनता अगर सड़कों पर आ रही है, और मोदी का जो कोर वोटर है, मिडिल क्लास, शहरी जो क्लास है, अगर वो भी नाराज है, वो भी आ रही है, और उसकी आवाज भी अगर नरेंद्र मोदी नहीं सुन रहे हैं, तो आगे चल के चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी हो, चाहे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, न्यूज चैनल हो, फिर कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि असली जो सत्ता है
और सत्ता की जो शक्ति है वो जनता में निहित है और वो अब सड़कों पर आ गई। नहीं, समय कम है। विनोद जी का सजेशन है कि अगर वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये समस्या का हल अभी निकल सकता है। समय कम है और अगर वो नहीं मानते, उनका मिजाज वैसे ही रहता है, तो फिर मुश्किल कर सफर है आगे मोदी का। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आप आए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।